हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हिंदी साइंस का लेसन सेकेंड। क्या है हमारा लेसन सेकेंड? रेशों से वस्त्र तक, यानी कि रेशों से वस्त्र का बनना। तो रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं ये पढ़ेंगे, ये कहाँ से हम बनाते हैं, किस कारण हमें मिलते हैं, रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। हमारी हेडिंग क्या क्या दी है? पहली हेडिंग दी है पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, यानी कि पौधे और जंतुओं से रेशे प्राप्त होना। दूसरी हेडिंग हमें क्या दी है? ऊन प्रदान करने वाले जंतु, यानी कि ऊन हमें किन जंतुओं से प्रदान होती है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हमें क्या दी है? तीसरी हेडिंग हमें दी है ऊन तैयार करने की विधि, कि ऊन को हम कैसे तैयार करते हैं। उसके बाद हमें दी है कि रेशम कीट का जीवन चक्र, रेशम प्राप्त करना, रेशम कैसे प्राप्त होते हैं, रेशम का किस जीवन यानी कि किस कीटाणु द्वारा हमें प्राप्त होता है और रेशम कहाँ से प्राप्त होती है। और लास्ट हेडिंग हमारी क्या है? दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व, यानी कि ये जो जंतु हैं रेशों जो प्राप्त करते हैं उनका महत्व क्या है, क्या उसका उपयोग है हमारे जीवन में। तो हमने देखा है कि पिछली कक्षा में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे कपास, जूट के बारे में विस्तार से पढ़ा है। क्या कह रहे हैं? आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि जो रेशे हैं वो हमें उससे क्या क्या मिलता है, जैसे कपास हुआ, जूट हुआ के बारे में विस्तार से पढ़ा है। इसमें हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे ऊन तथा रेशम को प्राप्त करने की विधि तथा इनसे वस्त्र बनाने की विधि के बारे में जानेंगे। अब पहली हेडिंग क्या है हमारे? पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। तो पहली हेडिंग हमारी क्या है? पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, कैसे पौधे और जंतुओं से कैसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं। तो देखेंगे पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं, यानी कि जो पौधों से रेशे प्राप्त होते हैं वो उनको हम क्या कहते हैं? पादप। कपास के पौधों के बिनोले से रुई तथा पटसन या सनई पौधों के तनों से हमें जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशों का उपयोग जैसे कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है, जबकि जूट के रेशों से रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो पौधों से रेशे प्राप्त होते हैं वो पादप कहलाते हैं, और जो कपास होती है उससे हमें क्या होती है? रुई प्राप्त होती है, और पटसन और सनई के पौधे से हमें जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। जूट के रेशे कपास के रेशों से क्या बनता है? जो हमारा ये पेपर है, सूती वस्त्र होते हैं, चादर वगैरह, पर्दे बनाए जाते हैं, जबकि जो जूट होती है उनसे उस जूट के रेशों से रस्सी, बोरे यानी कि जिसको हम सुतली बोलते हैं, दरी आदि बनाई जाती हैं। इसी प्रकार जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे, यानी कि जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जांतव रेशे कहा जाता है। ऊन तथा रेशम प्रमुख जांतव रेशा हैं। क्या कह रहे हैं? जो ऊन है तथा जो रेशम है वो बहुत ज़्यादा जांतव रेशे हैं। कि रेशे भेड़ अथवा याक के शरीर के बालों से तथा रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, जबकि रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो रेशम होती है उनसे रेशम के रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, और जो जंतु से रेशम प्राप्त होते हैं, रेशे प्राप्त होते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं? जांतव रेशे कहा जाता है। अब दूसरी हेडिंग हमें क्या दी है? ऊन प्रदान करने वाले जंतु, यानी कि ऊन कौन से जीव जंतुओं से यानी जंतुओं से हमें प्राप्त होती है। तो देखेंगे कि ऊन हमें किन से प्राप्त होती है। तो सामान्यतः पेड़ की त्वचा के बाल, क्या कह रहे हैं? जो सामान्यतः भेड़ होती है, भेड़ की त्वचा के बाल प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? जो हमें भेड़ से रेशे प्राप्त होते हैं उन रेशों को हम ऊन कहा जाता है। हालांकि अन्य जंतुओं रेशे जैसे याक, ऊंट, बकरी,
आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने में किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं, जो याक है, ऊँट है, बकरी है, इनके भी ऊन का प्रयोग किया जाता है। किससे? इन बकरी के आदि शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन प्राप्त करने में किया जाता है। अब क्या दे रहे हैं कि दरअसल इसी ऊन को हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा भी जाता है, यानी कि इसी ऊन को हम क्या करते हैं, बाजार से खरीदते हैं। किसके लिए? स्वेटर बुनने के लिए। जिन बास स्थानों, क्या कह रहे हैं, जिन बास स्थानों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं, ढके जंतु पाए जाते हैं, वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। उदाहरणतः जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन तथा कश्मीरी बकरी से पश्चिमी ऊन की सालें बनाई जाती हैं। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेगा नामक जंतु से ऊन प्राप्त किया जाता है। क्या कह रहे हैं, जो ऊन प्रदान करने वाले जंतु हैं, ये याक ऊन तिब्बत लद्दाख में प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका, ठीक है, लामा और एल्पेका नामक जंतु से ऊन प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे हमें कुछ चित्र भी दिए गए हैं भेड़ों के, अलग अलग कौन कौन से दिए गए हैं। पहले दी है जो घने बालों वाली भेड़ होती है, ठीक है। फिर ये याक है, ये ऊँट है। इसके बाद आपको ये लामा, ये बकरी, अंगोरा बकरी और एल्पेका, इन सब चीज़ों से हमें क्या पाए जाते हैं, ऊन प्राप्त होती है। अब 2.3 हेडिंग में हमें क्या दिया है, ऊन तैयार करने की विधि, यानी कि ऊन को हम तैयार कैसे करते हैं। तो आपने महसूस किया होगा कि सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के रोएं अधिक मुलायम, पतले तथा हल्के होते हैं। बिल्कुल इसी तरह भेड़ के रेशे भी दो प्रकार के होते हैं। भेड़ के रेशे भी दो प्रकार के होते हैं। पहले दाढ़ी के रूखे बाल, दूसरे त्वचा पर स्थित तंतुरी रूपी मुलायम बाल। क्या कह रहे हैं, तंतु रूपी मुलायम बाल। इन्हीं बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। अब है भेड़ पालन और प्रजनन, यानी कि भेड़ पालन और प्रजनन क्या है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है, यानी कि क्या कह रहे हैं कि भेड़ों को किस लिए पाला जाता है, क्योंकि उनके उत्पादन के लिए, उनके जो भेड़ों से ऊन को उत्पादन के लिए इनका पालन किया जाता है। सामान्यतः जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी भागों में गड़ेरियों द्वारा भेड़ों के झुंड पाले जाते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वे घास और पत्तियों खाना पसंद करती हैं। गड़ेरिये उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार तथा खली आदि खिलाते हैं। दरअसल भेड़ों के रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण, जलवायु तथा उचित देखभाल पर निर्भर करती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि भेड़ शाकाहारी होती हैं, वो सिर्फ घास और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। हरे चारे के अतिरिक्त वो दाल, मक्का, ज्वार ये सब भी खा लेती हैं। और भेड़ों की जो गुणवत्ता वो क्या होती है, पोषण, जलवायु और उनकी बहुत ज़्यादा देख भाल भी करनी पड़ती है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए किया जाता है। यानी कि क्या कह रहे हैं, इनका इसलिए किया जाता है ताकि ये हमें अच्छी नस्ल की भेड़ दें। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया का वर्णात्मक प्रजनन भी कहते हैं। तो ये क्या है, हमारे भेड़ पालन क्यों करते हैं, क्यों, ताकि उनसे हमें ऊन प्राप्त हो सके और अलग अलग उनकी देख रेख भी अच्छे से करनी पड़ती है। अच्छी नस्ल की भेड़ इसलिए पालते ताकि वो अच्छी नस्ल की भेड़ों को
पैदा कर सकते। अब हमें यहाँ पे टेबल दी गई है, तालिका दी गई है कि गुणवत्ता ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों की जानकारी नीचे दी गई तालिका में अंकुरित है। यानी कि पहला क्या दिया है, बाकरवल, यानी कि जम्मू और कश्मीर। राज्य कहाँ है ये, बाकरवल कहाँ पे पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं। ऊन की गुणवत्ता। सेकंड क्या है, रामपुर बुशायर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, भूरे ऊन की तालिका। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि बाकरवाल कहाँ का है, यानी कि ये नस्ल का नाम है जहाँ जिससे हमें ऊन प्राप्त होती है, जम्मू और कश्मीर से। इनकी ऊन के सालों के लिए, जो हमारे साल वगैरह होते हैं, उनको बनाते हैं। दूसरी नस्ल क्या दी है, रामपुर बुशायर, यानी कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ये भूरे ऊन वाले कंबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नली ये कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये गलीचे के लिए। लोही क्या होती है, राजस्थान, पंजाब में पाए जाती हैं। ये भी क्या है, ऊनी वस्त्र के लिए, जो हमारे स्वेटर वगैरह होते हैं उनके लिए। मारवाड़ी ये गुजरात में है, मोटी और रूछ ऊन कंबल के लिए, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मोटी और चौड़ी होती है उनके लिए, जो कंबल मोटे मोटे बनाए जाते हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पाटनवाड़ यानी कि गुजरात, होजरी के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें हेडिंग क्या दी गई है, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न कारण, यानी विभिन्न चरण, कि कैसे हम उनको, भेड़ के जो रेस होते हैं उनको कैसे ऊन में बदलते हैं। तो देखेंगे चरण 1, पहला क्या दिया है, भेड़ों के बालों की कटाई। हमने उसमें भी पढ़ा था, इंग्लिश वाली बुक में भी पढ़ा था, कैसे उनका बिनोइंग करते हैं, सीड्रिल करते हैं, कटाई करते हैं, कटिंग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हमें, भेड़ों के बालों की कटाई। तो क्या दिया है, जब पाली गली भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, यानी कि जब भेड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल बढ़ोतरी होती है तो उनके बालों को शरीर से क्या कर लिया जाता है, उतार लिया जाता है, यानी कि काट लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन के रेशों की कटाई कहलाती है। जब उनसे रेशे निकाले जाते हैं तो वो क्या कहलाती है, कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। मशीनों से कुछ ही मिनट्स में क्या हो जाते हैं, बाल निकल आते हैं। सामान्य बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। क्या कह रहे हैं, ज़्यादातर जो भेड़ के बाल होते हैं उनको गर्मियों के मौसम में काटा जाता है, ताकि भेड़ों को इस मौसम में बालदार त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण के रहने पर भी कोई कठिनाई ना हो। यानी कि गर्मियों में इसलिए करते हैं क्योंकि वो बाल जो होते हैं वो अच्छे से सूखे रहते हैं। वैसे उनमें इन्फेक्शन वाले भी हो सकते हैं, कुछ भेड़ें इन्फेक्शन की भी होती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऊन के रेशों के लिए भेड़ों की बालदार त्वचा को उतारने में उन्हें कष्ट क्यों नहीं है, यानी कि जब उनके हम बाल निकालते हैं तो उनको कष्ट क्यों नहीं होता, उनको दर्द का नहीं होता है। तो इसका कारण है कि उनकी जो त्वचा होती है वो सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिका से बनी होती है, यानी कि जो सबसे ऊपर की परत होती है उनकी, उसमें कुछ फर्क नहीं होता, उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, ठीक है। साथ ही के बाल फिर से उग जाते हैं और उनके जो बाल होते हैं वो फिर से उगाते हैं। बार बार इस प्रोसेस को करते हैं, क्रिया को करते हैं, उसमें बाल फिर से उगाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे बाल, जिन्हें कटवाने में कष्ट नहीं होता है तथा कटवाने के बाद भी फिर से उगाते हैं। अब एक जिज्ञासा यानी कि एक क्वेश्चन था, वो उसके बारे में बताया कि कारण जानने का प्रयास कीजिए कि जब आप बाल कटवाते हैं तो कोई दर्द क्यों नहीं होता। यानी कि एक जिज्ञासा यानी प्रश्न सूझ रहा है कि जब हम लोग बाल कटवाते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता है, परंतु जब कोई आपके बाल खींचता है तब दर्द क्यों होता है। तो एक प्रश्न उठता है कि जब आपके बाल कोई काटता है तो दर्द नहीं होता है, और जब आपके बाल कोई खींच देता है तो बहुत ज़ोर से दर्द होता है। चरण दूसरा क्या दिया, अभिमार्जन। अभिमार्जन क्या होता है देखेंगे कि कटाई के बाद क्या होता है, रेशों के पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से क्या करना पड़ता है, धोया जाता है। जब वो ऊन क्या हो जाती है, कटाई कर लेते हैं, उसके बाद उसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से धोते हैं।
जिसकी उनकी चिकनाई और गर्द निकल जाए, ताकि उनकी जो धूल है और उनकी जो चिकनाहट है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। आजकल अभिमार्जन किसके द्वारा होता है, मशीनें के द्वारा किया जाता है। मशीनों में डाल दिया और उससे क्या करते हैं, धुलाई कर देते हैं। अब चरण तीसरा हमारा क्या है, छटाई। क्या है, छटाई। उनके बालों में छटाई भी की जाती है कि कौन से बाल अच्छे हैं और कौन से बाल बेकार हैं। तो अभिमार्जन के बाद रेशों की कटाई होती है। इसमें अच्छी रुएदार रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर दिया जाता है। क्या कह रहे हैं कि जो जैसा रेशा होता है, जैसे बाल होते हैं उनके, वैसे अलग अलग तरीके से उन्हें छांट लिया जाता है। छटाई का यह काम हाथों से अथवा मशीनों की सहायता से किया जाता है। आजकल कोई हाथों से काम नहीं करता है, ज़्यादातर मशीनों से ही करते हैं। चरण 4 क्या दिया है, कताई। यानी कि कताई क्या होती है, जब वो बाल पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, फिर उनको छान लिया, वो क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होते हैं, तो अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है। यानी कि जब उनकी अच्छे से क्या कर लेते हैं, धुलाई कर लेते हैं, उसके बाद उनको अलग अलग कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं, उनको सुखा लेते हैं। इस प्रकार जो छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। फिर उनको क्या बनाते हैं, बड़े बड़े रेशे, लंबे लंबे रेशों के रूप में बना लेते हैं। 5वां चरण क्या है, रंगाई। यानी फिर उसमें आप देखते हो ऊन अलग अलग रंग की, अलग अलग प्रकार के रंगों की आती है। तो भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई भी की जाती है। क्या कह रहे हैं, ज़्यादातर जो रेशे प्राप्त होते हैं या तो वो काले रंग के होते हैं या भूरे रंग के होते हैं या फिर सफ़ेद। फिर क्या कह रहे हैं, उनमें अलग अलग क्या करते हैं, रंग डालकर उनको रंगा जाता है। इस प्रक्रिया में रंग बिरंगे ऊनी रेशे अक्सर आपस में क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं, चरण 6 ऊनी धागा बनाना। यानी कि उसको लंबे लंबे धागों में बनाना। तो रंगाई के पश्चात क्या कह रहे हैं, जब उसमें रंग कर देते हैं, कलर कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, प्राप्त रेशों को सुलझा कर सीधा किया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबी रेशों को काटकर स्वेटरों की बुनाई वाले ऊन में और अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों का काटकर ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग किया जाता है। यानी कि क्या कह रहे हैं, फिर उसके लंबे लंबे धागे बनाते हैं, उसको फिर ऊन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, फिर उसको स्वेटर बनाने के रूप में काम में लिया जाता है।